गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर नाजरीन। आप सबको हमारी तरफ से खुश आमदीद। प्रोग्राम आप देख रहे हैं सलाम जेके। मैं हूं आपका मेज़बान इशफाक गौहर। 8:35 का वक्त हुआ चाहता है। जुलाई की 24 तारीख सन 2024 है। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और इस ट्रांसमिशन को आखिर तक देखेंगे। सुबह सुबह जब आपके सामने आते हैं तो हमारी एक कोशिश रहती है कि आपको खबर तह तक बताई जाए, क्योंकि गुलिस्तान न्यूज़ का मोटिव है खबर तह तक। और हम भी आप सुबह सुबह जब आते हैं तो न सिर्फ तजिया तबसरा आपके सामने रखते हैं, बल्कि खबर के दोनों पहलुओं को और खबर तह तक आप लाने की कोशिश करते हैं। हम इसमें कितना कामयाब होते हैं इसके बारे में आप अपनी आरा हम तक ज़रूर पहुँचाइएगा। ये आरा आप जब हम तक पहुँचाएंगे तो कैसे पहुँचाएंगे? या तो हमारी राब्ता साइट फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम कू या हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर आएंगे, जहां पर तजिया तबसरा तो आप पूरे दिन देखते हैं, लेकिन इनबॉक्स में आकर आप अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारे टेलीफोन नंबर्स आपके सामने हर दिन आते हैं, जहां पर आप अपनी आरा रखते हैं, अपनी बात रखते हैं, मसाइल और मामलात के हवाले से गुफ्तगू करते हैं। उन टेलीफोन नंबर्स पर भी आप दिन में राब्ता करके हमारे प्रोग्रामों के बारे में अपनी आरा दे सकते हैं। यानी ये सारी चीज़ें हैं जिसमें आपके और हमारे राब्ते और रिश्ते मजबूत होते हैं। लेकिन आज जब नशरियात लेकर आए हैं तो बात जम्मू कश्मीर की होगी, बात लद्दाख की होगी, बात सिक्योरिटी एजेंसीज की भी होगी और साथ साथ बात मंशियात के दलदल की भी होगी। और आज जब मंशियात की हम बात आपको बताएंगे तो आपको बताएंगे कि मंशियात के नाम पर किस तरीके से पैसा कमाया जाता है, इस इंसानी मामले पर भी पैसा कमाया जाता है, वो भी एक खबर आपको बताएंगे। और दूसरी तरफ से आपको बताएंगे कि इस उड़ते जम्मू कश्मीर के अंदर किस तरीके से नौजवान हर दिन फंस रहे हैं और वालिदैन किस तरीके से गोनागो मुश्किलात से दो चार भी है। इसलिए मुझे उम्मीद है कि जिस मुहिम को हमने शुरू किया है यह सिर्फ एक 10 मिनट का शो नहीं है, बल्कि ये उन हजारों और लाखों लोगों की आवाज़ है जो लगातार इस दलदल में फंस चुके हैं और जिनके वालिदैन कसम पुरसी की सूरत हाल से नबरदा आजमा है। इसलिए उम्मीद है कि इस पर भी आप अपनी बात रखेंगे और अपनी बात न सिर्फ हमारे साथ शेयर करेंगे बल्कि इंतजामिया को मजबूर करेंगे कि वो ठोस और मुतहरिक कदम भी उठाए। प्रोग्राम का पहला पड़ाव है और गौहर कुछ आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है। प्रोग्राम के पहले पड़ाव पर तारीख के पन्नों को खंगालते हैं, हिस्ट्री ऑफ द डे को खंगालते हैं। 24 तारीख में माजी में बहुत कुछ हुआ है, उनमें चंद अहम तरीन वाक़ात क्या कुछ है आपके सामने फटाफट से रखेंगे मेरे साथी गौहर कुछ। बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक गौहर। तो प्रोग्राम की शुरुआत तय फॉर्मेट के मुताबिक तारीख में आज के दिन के हवाले से। आज 26 जुलाई है और आज मुल्की और आलमी सतह पर क्या कुछ हुआ है वो हम आपको बताएंगे। उसके बाद ही बाज़ाब्ता तौर पर खबरों का पिटारा भी खोलेंगे। लेकिन आज 26 जुलाई को जहाँ आज करगिल के अंदर विजय दिवस इस हवाले से मनाया जा, लेकिन दूसरी तरफ से कुछ अहम वाक़ात है। 1788 में न्यूयॉर्क अमेरिका की 11वीं रियासत बना है, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 1876 में कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन का क़याम अमल में आया है, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 1951 में हॉलैंड ने जर्मनी के साथ जंग का खात्मा किया, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 1956 में मिस्र ने सुएज़ नहर पर कब्जा किया है, सुएज़ नहर पर कब्जा किया, वो आज ही का दिन था। साल था 1956। और आज ही के दिन साल 1957 में ग्वाटेमाला के डिक्टेटर कार्लोस कास्टिलो आर्मास का कत्ल हुआ है, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन 26 जुलाई साल 1965 में मालदीव ने बरतानिया से आज़ादी हासिल की, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन 26 जुलाई साल 1974 को फ्रांस ने मोरो आरा जजीरे पर एटमी तजुर्बात किए हैं, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन 26 जुलाई साल 1997 में श्रीलंका ने क्रिकेट एशिया कप जीता, 26 जुलाई साल 1997। और आज ही के दिन साल 2005 में नासा की शटल डिस्कवरी का आगाज हुआ है, वो आज ही का दिन था और साल था 2005। और आज ही के दिन साल 2008 में यूरोपीय साइंसदानों ने निजाम शमसी से बाहर एक और नया सैयारा दरियाफ्त किया, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन 26 जुलाई साल 2008 में गुजरात के शहर अहमदाबाद में धमाके में 56 अफराद हलाक, जबकि 200 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए। और आज ही के दिन साल 2012 में शाम में पुरतशद्दुद वाक़यात में एक दिन में तकरीबन 200 अफराद जाँ भाग हुए हैं, वो आज ही का दिन था और साल था 2012।
तो नाज़रीन, ये थी तारीख में आज के दिन के हवाले से। आज 26 जुलाई को मुल्की और आलमी सतह पर क्या कुछ हुआ है वो हमने आपको बताया है। अब बाज़ाब्ता तौर पर खबरों की शुरुआत होगी और खबरों की शुरुआत करेंगे इशफाक गोहर। चलिए जनाब, आप जरा खबर का आगाज करते हैं और सबसे पहले जरा बताते हैं कि किस तरीके से मौसम का मिजाज बदल रहा है और इस बदलते मौसम के मिजाज के बीच किस तरीके से लोग गुनागो मुश्किलात से दो चार हो रहे हैं। कल हमने आपको बताया था कि आबी ज़खायर में कमी तो हो रही है, लेकिन इस पानी के अंदर रह रही मछलियां भी अब बच नहीं पा रही हैं और उनकी लगातार मौत हो रही है। लेकिन आज जो हम आपके सामने डाटा रखने जा रहे हैं सुबह सुबह वो यही है कि कश्मीर घाटी के अंदर, कश्मीर वादी के अंदर महकमे मौसमियात की पेशन गोई के ऐन मुताबिक सब कुछ चल रहा है, लेकिन गर्म हवाओं का असर लगातार जारी है। हीट वेव इस वक्त पूरे जम्मू कश्मीर प्रोविंस के अंदर है। जम्मू के अंदर अगर थोड़ी सी रात देर गई जरूर देखने को मिली, बादल आए, हल्की बारिशें हुई और सुबह सुबह अगर दर्जे हरारत एक बार फिर ऊपर चला गया है, लेकिन रात गए थोड़ी सी राहत जरूर थी। इसके मुकाबले में कश्मीर में न दिन में आराम और न रात में सुकून नजर आ रहा है, क्योंकि हीट वेव लगातार बढ़ रही है और हीट वेव बढ़ने की वजह से बारिशें जब ना हो तो उस वजह से मजीद मुश्किलों का सामना भी करना पड़ रहा है। और जम्मू कश्मीर के अंदर डेफिसिट ऑफ रेनफॉल यानी बारिशें बहुत कम हो रही हैं और रवां साल के दौरान 27% कम बारिशें हुई हैं। ये समझिएगा, 27% बारिशें कम हुई हैं। इसका असर आज किसानों पर भी है, काश्तकारों पर भी है, आम लोगों पर भी है और सिर्फ चंद महीनों के अंदर अंदर इसकी सूरत हाल मजीद संगीन होगी, क्योंकि बालाई इलाकों के अंदर जो बर्फ पड़ी थी वो पिघलना शुरू हो गई है, पिघल रही है। वो पानी थोड़ा थोड़ा करके नीचे आ रहा है, लेकिन जो खेत खलियानों में बारिशों की जरूरत थी वो बिल्कुल भी नहीं है, जिसकी वजह से मुसलसल सूरत हाल तब्दील हो रही है। और जब आप सिर्फ 2 महीनों का आंकड़ा देखेंगे, फिगर देखेंगे, तो 50% डेफिशिएंसी आपको नजर आएगी, कमी नजर आएगी। पहले इस साल में यानी जनवरी से लेकर कल तक आप देखेंगे तो 27% कमी हुई है। अगर सिर्फ 2 महीनों के फिगर देखेंगे तो जो उम्मीदें थी उससे बरक्स देखने को मिला, 50% कमी हुई है बारिशों में। मॉनसून की कंडीशन उतनी ज्यादा मजबूत नहीं होगी, यानी जो हम बताते हैं कि मॉनसून आ रहा है और हो सकता है तब्दील मौसम हो, उतनी बड़ी तब्दीली शायद जम्मू कश्मीर के अंदर अभी तक नजर ना आए। महकमे मौसमियात के जो अफसरान हैं, सीनियर लोग हैं, तज्जिया निगार हैं, उनका इस तरीके से कहना है। ताहम रियासती महकमे मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक जो दर्जा हरारत है उसमें थोड़ी सी बेहतरी होगी 29 जुलाई से। तस्वीर आपके टीवी पर जो है यह दरियाए जहलिम है, जो एक जमाने में लबालब भरा हुआ होता है, आज पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहा है। अब ये हाउस बोट कैसे टिक पाएंगे ये दूसरा मामला है, लेकिन जो यहाँ पर पानी की कमी हुई है इसका असर किस तरीके से आने वाले दिनों में होगा उसका अंदाजा आप माहिरीन से कभी गुफ्तगू करके हुए देख लीजिएगा। और माजी में भी इस तरीके की सूरत हाल पैदा हुई है तो काफी ज्यादा बहरानी कैफियत उस वक्त भी पैदा हुई थी। ये तस्वीरें आप जहलिम की देख रहे हैं, जहां पर किनारे नहीं बल्कि अब बीच तक पानी का बहाव जो है वो बहुत कम हुआ है, बल्कि घुटनों तक ही पानी रह चुका है। दर्जा हरारत की फटाफट से आपके सामने बात रखें। श्रीनगर के अंदर कल दिन का दर्जा हरारत 34.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो दर्जा हरारत मामूल से 1 डिग्री ज्यादा बताया गया है। कोकरनाग के अंदर 5.4 डिग्री दर्जा हरारत नॉर्मल से ऊपर चला गया, यानी यहाँ पर दर्जा हरारत तकरीबन 33 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड किया गया। काजीगुंड, जिसे आप गेटवे ऑफ कश्मीर कहते हैं, यहाँ पर और कुपवारा के अंदर 5.1 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रिकॉर्ड किया गया, यानी जो रूटीन था उससे ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। और बिल तरतीब 33 और 35 डिग्रियां यहां पर भी रिकॉर्ड की गई है। यानी कुल मिलाकर आप कश्मीर सूबे की जब आप बात करेंगे नॉर्थ, साउथ और सेंटर के अंदर, तो दर्जा हरारत 33 से 35 के दरमियान आपको नजर आ रहा है। इसी तरीके से जम्मू सूबे के अंदर जहां पर ह्यूमिड भी है, वेदर कंडीशंस थोड़ी सी बेहतर नजर आ रही है, लेकिन दर्जा हरारत में कोई कमी नहीं है। यहां पर दर्जा हरारत जम्मू के अंदर 35.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। कटरा और बटोट के अंदर 31.4 और 28.8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। ताहम जम्मू कश्मीर के अंदर कुल जब हम मौसम के मिजाज की बात करें तो 29 तारीख तक मौसम का मिजाज बदलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हर तरफ से आपको कहीं पर बादल नजर आएंगे, लेकिन बरसते हुए नजर नहीं आएंगे, जिसकी वजह से दर्जा हरारत में मजीद इजाफे की उम्मीद लगाई जा रही है। मरकजी महकमे मौसमियात और रियासती महकमे मौसमियात अपनी अपनी तरीके से तो बात बता रहे हैं, लेकिन ग्राउंड जीरो की कहानी क्या है, सीधे इमरान के पास लिए चलेंगे जो इस वक्त दरियाए जहलिम के अंदर मौजूद है।
वादी कश्मीर में मुसलसल शदीद गर्मी और खुश्क मौसमी सूरत हाल के बीच में वाटर बॉडीज़ जो है वो सूख रही है। और बिलखुसूस जब हम दरियाई जहलम की बात करते हैं, मैं इस वक्त बिल्कुल दरियाई जहलम के बीचों बीच हूँ जहाँ पानी होना चाहिए था, लेकिन वहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब ज़मीन जो है दिखाई दे रही है, बीच में शगाफ पड़े हैं। मेरे कैमरा पर्सन समीर वानी आपको इन तस्वीरों में दिखाने की कोशिश करेंगे। ये जो सरफेस हम आपको दिखा रहे हैं ये बेसिकली दरियाई जहलम का हिस्सा है, पोर्शन है जहाँ पे पानी जमा होता है। लेकिन वादी कश्मीर में लगातार शदीद गर्मी, हीट वेव और मुसलसल खुश्क मौसम की वजह से अब दरियाई जहलम जो है वो खुश्क हो रहा है, वो सूख रहा है। और हुक्काम के मुताबिक 30% वाटर लेवल जो दरियाई जहलम में है वो डिक्लाइन हुई है, वो कम हुई है। और इस तरीके से आम लोगों बिलखुसूस किसानों के बीच में अब तशवीश की लहर दौड़ चुकी है। नाज़रीन, न सिर्फ दरियाई जहलम सूख रहा है बल्कि वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से यही इतलात मौसूल हो रही है कि जो नदी नाले हैं वो भी सूख रहे हैं। किसान परेशान है, फसल चाहे धान की फसल हो, मक्की की फसल हो, वो बारिश ना होने की वजह से जो है ड्राई हो रही है। और इस ड्राई स्पेल के बीच में अब वादी कश्मीर में तशवीशनाक सूरत हाल ये है कि यहाँ की वाटर बॉडीज़ बिलखुसूस दरियाई जहलम मुसलसल सूख रहा है। जो आपने देखा कि बिल्कुल यहाँ पे दरियाई जहलम के बीचों बीच जहाँ पानी होता है, ये जो दरिया की तह है जो हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पे अब शिगाफ पड़े हैं जो बिल्कुल सामने नजर आ रहा है। बल्कि टेम्परेचर 35 से 36 डिग्री तक बढ़ सकता है, यानी कि 29 तारीख तक मौसम जूं का तूं रहेगा। इस हवाले से किसानों ने भी हुक्काम से इमरान नाइक को जो तफसात फराम कर रहे थे कि किस तरह से दरियाई जहलम के अंदर पानी की सतह कम हुई है। और साथ ही साथ अगर रवां साल अब तक की बात करेंगे तो करीब 27% जो बारिश है वो कम रिकॉर्ड दर्ज की गई है। और उसके साथ साथ ही गुज़श्ता 2 महीनों की बात करेंगे तो 50% जो पानी है, बारिश है, वो भी कम दर्ज हो। और उम्मीद करते हैं और दुआ करते हैं कि जल्दी से जम्मू कश्मीर के अंदर भी बारिश हो और जो शदीद गर्मी है कहीं ना कहीं लोगों से उससे राहत मिले। तो बढ़ते आगे, बात जहां हम मौसम की करेंगे तो कर रहे थे तो वही अब बात जम्मू सूबे की करेंगे। जम्मू सूबे के अंदर लगातार जहां पर पिछले कई महीनों के दौरान मुख्तलिफ अजला के अंदर अलर्ट हमले और साथ ही साथ तलाशी ऑपरेशन भी जारी है, वहीं पर अब जम्मू के कंटोनमेंट एरियाज के अंदर जो आर्मी पब्लिक स्कूल है फिलहाल उन्हें अगले अहकाम तक बंद कर दिया गया। यानी कि माना जाता है कि 28 जुलाई तक उन्हें फिलहाल बंद कर दिया गया है। जो जम्मू सूबे के अंदर पठानकोट के अंदर कुछ मुश्तबे अफराद को देखा गया है, जिसके बाद ही कुछ मकामी लोगों ने उन्हें देखा है और उसके बाद ही पुलिस को इतला दी गई है, फौज को इतला दी गई है। तो उसके बाद ही वहां पर फौज की जानिब से, फोर्सेस की जानिब से अलर्ट जारी कर दिया गया है। और उसके साथ साथ ही जो मिलिट्री जो कंटोनमेंट है वहां पर जो आर्मी स्कूल है फिलहाल उन्हें अगले अहकाम तक बंद कर दिया गया। और माना जाता है कि जो फौज की जानिब से जो असातिज़ा है, तदरीसी अमला है, उन्हें हिदायत दी गई है कि वो 28 जुलाई तक फिलहाल ऑनलाइन क्लासेस तैनात क्लासेस दे स्टूडेंट्स को। और साथ ही साथ मुख्तलिफ मकामात पर खुसूसी नाके लगाए गए हैं, जो चेकिंग की जा रही है, गाड़ियों की बारीकबीनी से तलाशी ली जा रही है। और पठानकोट में जहां उन मुश्तबे अफराद को देखा गया था वहां पर एक वसी इलाके का मुहासरा कर दिया गया है और उन अफराद की तलाश लगातार जारी है। कई मकामात पर स्केच भी जारी कर दिए गए उन अफराद के जिन लोगों ने उन्हें देखा है। तो उसके बाद ही पुलिस की जानिब से उनके स्केच बनाए गए, वो जारी कर दिए गए हैं, जिसके बाद ही पूरे जम्मू और उसके साथ साथ ही कई आसपास के अजला के अंदर भी अलर्ट जारी है। एक तरफ से जो कठुआ और पठानकोट सरहद के पर 5 से 7 लोगों मुश्तबे अफराद को देखा गया था, जिसके बाद पंजाब हुकूमत और पंजाब पुलिस और आर्मी की तरफ से अलर्ट जारी किया गया था। कठुआ के आसपास कल दिन भर हमने देखा कि सर्च ऑपरेशंस भी चलाए जा रहे थे। उस बीच इंटेलिजेंस एजेंसीज ने स्पेसिफिक इंटेलिजेंस इनपुट आने के बाद इन स्कूलों को, आर्मी स्कूलों को और जो कंटोनमेंट के पास तदरीसी अमले हैं, तदरीसी मामलात हैं, उनको बंद करने का फैसला लिया है। 2 OGWs को गिरफ्तार किया गया है जिन्होंने कठुआ के अंदर किसी न किसी तरीके से जो हमला हुआ था वहां पर उसमें वो बराह रास्त मुलविस हैं। उनसे जब पूछताछ हुई तो उसमें कुछ चीज़ें सामने आई, जिसके बाद इंटेलिजेंस एजेंसीज की तरफ से अलर्ट जारी कर दिया गया है। और फिलहाल 28 तारीख तक कैंटोनमेंट के अंदर
या आर्मी पब्लिक स्कूल्स को बंद करने का फैसला ले लिया गया है। रात देर के कई तलबा और वालिदैन की तरफ से यह साफ कर दिया गया कि उन्हें स्कूल इंतजामिया की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर मैसेज मिले हैं जिसमें कहा गया है कि फिलहाल ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी, यानी बंद स्कूल तो रहेंगे लेकिन ऑनलाइन क्लास के मोड में चलेंगी। लेकिन 28 तारीख के एक बार फिर रिव्यू लिया जाएगा इस इंटेलिजेंस इनपुट का, जिसके बाद आगे का फैसला लिया जाएगा। एक तरफ से अगस्त का महीना आ रहा है, 15 अगस्त की तकरीबात को लेकर ऑलरेडी तैयारियां जारी हैं, एजेंसियां हाई अलर्ट पर है। दूसरी तरफ से ये डोडा, कश्तवाड़, पुंछ, रजौरी वाला बेल्ट जो है इसे भी हाई अलर्ट पर कर दिया गया है। ताहम इंटेलिजेंस इदारों के मुताबिक जो इनपुट आया था उसको देखते हुए ये आर्मी स्कूलों को फिलहाल बंद करने का फैसला जम्मू के अंदर ले लिया गया। 28 तारीख तक इब्तिदाई ऑर्डर्स जारी रहेंगे। बढ़ते हैं जी आगे। ये तो थी बात सिक्योरिटी अलर्ट की, जहां पर इंतजामिया ने भी कमर कस दी है ताकि किसी भी तरीके से मिलिटेंट अपने मंसूबों को कामयाब ना देख पाए और वो नाकाम रहे, इसलिए इस तरीके से प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जाते हैं। लेकिन जरा बात अमेरिका की भी करते हैं, क्योंकि अमेरिकी हुकूमत की तरफ से एक बार फिर ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी गई है। और ये ट्रैवल एडवाइजरी जब जारी हुई है तो सियासत भी अपने उफान पर है। जम्मू कश्मीर के हवाले से अमेरिका की ट्रैवल एडवाइजरी जारी हुई है और ये ट्रैवल एडवाइजरी तब जारी हुई है जब लगातार ये कोशिश की जा रही थी कि जम्मू कश्मीर के अंदर सूरत हाल बेहतर हो और यहाँ पर जो मनफी एडवाइजरियां जारी की गई हैं मुख्तलिफ मुल्कों की तरफ से उन्हें वापस भी लिया जाए। ताहम भारत को सेकेंड लेवल पर, लेवल 2 पर रखा गया है इस एडवाइजरी के अंदर। और अमेरिका ने अपने बाशिंदों को कहा है कि बॉर्डर बेल्ट्स के अंदर और जम्मू कश्मीर के अंदर वो फिलहाल सफर ना करें। और जब आप वजारत खारजा को देखते हैं, जो हफ्तावार ब्रीफिंग कल हुई है, उसमें जब ये सवाल उनसे पूछा गया कि क्या वाकई तौर पर सूरत हाल इस तरीके की है, तो कहा गया कि एक रूटीन मैटर है, लेकिन उसके बावजूद भी वजारत खारजा, मिनिस्ट्री फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स इस पूरे मामले पर देख रही है। बयान अमेरिका से जारी हुआ, रद्द-ए-अमल वजारत खारजा ने दिया, लेकिन जम्मू कश्मीर की सियासी जमातों ने इस पूरे मामले पर सियासत शुरू की है और सवाल उठाए हैं मरकजी हुकूमत पर, जिनका यह दावा था कि G20 का इजलास यहां पर हुआ, उसके बाद एक पैगाम पूरी दुनिया के अंदर चला गया, जिनका यह दावा है कि 5 अगस्त 2019 के बाद सूरत हाल को काबू में किया गया है। लेकिन जिस तरह सिक्योरिटी ट्रैवल एडवाइजरी जारी की गई है, ये आज भी एक लम्हे फिक्रिया है। एडवाइजरी के तहत भारत को रैंक लेवल 2 पर और कई हिस्सों को जो है वो डेजिग्नेट किया गया है लेवल 4 पर, जिनमें जम्मू कश्मीर भी है, इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर है, मणिपुर का कुछ एरिया है। और ये साफ कर दिया गया है कि ईस्टर्न इंडिया के अंदर, सेंट्रल और ईस्टर्न इंडिया के अंदर ना अमरीकी जो है वो जाए। और ये ट्रैवल एडवाइजरी का मतन जो है वो कुछ इस तरीके से है, डोंट ट्रैवल टू द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर एक्सेप्ट द ईस्टर्न लद्दाख रीजन एंड इट्स कैपिटल लेह ड्यू टू टेररिज्म एंड सिविल अनरेस्ट। ये कोट अनकोट करके मैं आपको कह रहा हूँ। विद इन द 10 किलोमीटर्स ऑफ इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर ड्यू टू पोटेंशियल ऑफ आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ सेंट्रल एंड ईस्ट इंडिया ड्यू टू टेररिज्म, मणिपुर, और साथ साथ आगे की बातें भी, क्राइम और वायलेंस की भी बातें बताई गई है। एक तरफ से ये सामने आ रहा है, तो अब क्या इसका वाकई तौर पर एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा इस ट्रैवल एडवाइजरी का? इसको जरा समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मंजूर पख्तून साहब हैं, हाउस बोट ओनर्स एसोसिएशन के सदर भी हैं और ट्रैवल के साथ बराह रास्त इनका ताल्लुक है। उसके साथ साथ हमारे साथ डॉक्टर हरबख्श सिंह साहब ज्वाइन करेंगे, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के तर्जुमान भी है। पख्तून साहब, सबसे पहले जरा आपसे जानना चाहूंगा, क्या वाकई तौर पर ये जो ट्रैवल एडवाइजरी जारी की जाती है इसका कोई बड़ा इंपैक्ट होता है, सिर्फ होता है ट्रेड पर, या ये एक रूटीन मैटर है जिस तरीके से वजारत खारजा कह रही है कि जनाब ये रूटीन मैटर है, इस तरीके की एडवाइजरी आती है, लेकिन उसके बावजूद भी अमेरिकन यहाँ पर आते हैं और अपना वक्त गुजार कर चले जाते हैं? चलिए, फिलहाल हरबख्श सिंह, डॉक्टर हरबख्श सिंह साहब भी हैं जी, बिल्कुल उनसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से हरबख्श सिंह आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। जिस तरह से अमेरिका की जानिब से एडवाइजरी, ट्रैवल एडवाइजरी अपने शहरियों के लिए जारी की गई है, खासकर जम्मू कश्मीर और मणिपुर के हवाले से अगर हम बात करेंगे, और जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करेंगे, इस ट्रैवल एडवाइजरी को आप कहां पे देखते हैं? बड़ा अनफॉर्चुनेट है जो ये कल से एडवाइजरी आई हुई है, और मेरा ये मानना है कि जो जिस तरह से ये टूरिज्म को बेचा जा रहा था, जिस तरह से कहा जा रहा था कि टूरिज्म में बहुत उछाल आया है, और लोगों ने भी अब शुरुआत की थी, यहाँ पे कुछ लोगों ने होटल बनाए थे, कुछ घरों में होम स्टे का प्रोग्राम किया था। लेकिन इतने बड़े मुल्क से, और जब आप G20 करवाते हो यहाँ और एक बड़ा नैरेटिव देते हो कि हमने पूरे वर्ल्ड के साथ अपनी रिलेशंस अच्छी कर लिए हैं, हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर रिलेशंस हैं
तो वो बहुत अच्छी है। तो उसके बाद अमेरिका का पिन पॉइंट करना, यूएस का, और मणिपुर और जम्मू कश्मीर के बारे में जिक्र करना, और यहाँ जो माइनॉरिटीज के साथ हो रहा है या बाकी चीजों का जिक्र करना, तो ये बहुत बदकिस्मत बात है। इस पे ये बड़ा सीरियस मैटर है, इसको इतना लाइटली लेना, जो कहते हैं रूटीन मैटर है, हम नहीं मानते कि एक रूटीन मैटर है जिसमें आपको पिन पॉइंट किया जाए। ये कोई ऐसी एडवाइजरी नहीं है। और मैं कल से देख रहा हूं कि जो होटलियर हैं, जो ट्रैवल एजेंट्स हैं, बाकी हैं, वो बड़े मायूस हैं इस बात पे। तो आपको भी काफी सारे फोन आए होंगे इस बारे में। तो ऐसा नहीं है, ये कोई बड़ा सेंसिटिव मैटर है। गवर्नमेंट को, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री को बड़ा सीरियस लेना चाहिए इसको। तो अगर आप ये कहते हैं रूटीन मैटर है, मेरे हिसाब से कोई ये रूटीन मैटर नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। ये रूटीन मैटर नहीं है, बड़ा सीरियस मैटर है और इससे इफेक्ट पड़ सकता है। मंजूर पख्तून साहब हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। मंजूर पख्तून साहब, बहुत शुक्रिया जी। आप बराह रास्त ट्रैवल के साथ जुड़े हुए हैं। ये जो एडवाइजरियां आती हैं, क्या वाकई तौर पर इसका कोई बड़ा इफेक्ट जम्मू कश्मीर पर पड़ता है, और स्पेशली यूएस की जो ट्रैवल एडवाइजरी, क्योंकि हम देख रहे हैं राइट फ्रॉम 90 इस तरीके ए लेवल और सी लेवल की जो ट्रैवल एडवाइजरियां वो आती हैं, क्या वाकई तौर पर एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है? एक तरफ से ये, और दूसरी तरफ से ये जो सियासत हो रही है कि जनाब G20 तो हमने यहाँ कराया था, हमने समझाने की भी कोशिश की, हमने ग्राउंड रियलिटी दिखाई, लेकिन उसके बावजूद भी ट्रैवल एडवाइजरी आई है। इसे हम कैसे कोरिलेट करें इस ट्रेड के साथ देखते हुए, टूरिज्म के साथ देखते हुए? हाँ गौर साहब, शुक्रिया आपका। जहां तक ये कल की मैसेज की बात है जो वर्ल्ड की सबसे टॉप कंट्री से आई हुई है, तो वैसे अच्छी मैसेज नहीं है कि हर एक हवाले से अगर हम बात करेंगे टूरिज्म को छोड़ के भी, तो मगर जो डिप्लोमेटिक वे है, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट हमेशा ये चीजें ऑन बोर्ड लेती हैं, कि मेरे को लगता है वो प्रोसेस जारी रखना चाहिए। और ये जो 90 से हमारी एडवाइजरीज जो बहुत सारी मुल्कों ने लगाई है यहाँ पे, ये तो चलती रहती हैं फॉरेन जो कंट्रीज हैं। इसमें जो हमारा साउथ ईस्ट एशिया का ट्रैफिक आता है, तो डेफिनेटली इससे कुछ इफेक्ट पड़ सकता है जो हमारा इंटरनेशनल ट्रैफिक है। और जहां तक आपने डोमेस्टिक ये G20 की बात की, वहां पे बड़ी पहल हुई थी कि जो एडवाइजरीज हैं, हमारा भी वहीं पे यही मुतालबा था ट्रैवल फ्रेटर्निटी के जो इंटरनेशनल लेवल पे जो हमारी एडवाइजरी जहां जहां भी लगी है उसको अब ईज किया जाए। तो हमें लग रहा था कि उसमें फुटफॉल जो फॉरेन टूरिज्म तक वो बढ़ रहा था, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगा था। और ये जो फॉरेन एडवाइजरीज हैं, मेरे को लगता है ज्यादा इफेक्ट हमें नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो वास्ट मार्केट है, मैं टूरिज्म की बात करूंगा, हमारा अपना डोमेस्टिक मार्केट बहुत वास्ट है और हमें उस पर आप फोकस करना चाहिए जैसे हम करते थे 90 से। क्योंकि हमें पता था पहले से कि हमने बड़ी हार्ड वर्क की है नेशनल इंटरनेशनल लेवल्स पे, डिपार्टमेंट ने की है, गवर्नमेंट ने की है कि टूरिस्ट को यहाँ पे कैसा लाया जाए। और उसमें जो हमारा डोमेस्टिक टूरिज्म का अभी कंट्रीब्यूशन है, वो मेन कंट्रीब्यूशन अभी हमारा है, तो हमें उस पर फोकस करना चाहिए, वो चलता है। मगर जो ये मैसेज आई है, हम सही भी नहीं मानते हैं कि नहीं आनी चाहिए थी। और एडवाइजरीज तो लोग बिल्कुल सेंसिटिव होते हैं, जो हमारे फॉरेन टूरिस्ट्स होते हैं, उनकी फिर वो इंश्योरेंस का मसला होता है, वो कवर नहीं होता है, वो ट्रैवल नहीं करते हैं। तो ओवरऑल ये मैसेज अच्छी नहीं है। मगर जहां तक हम टूरिज्म की बात करेंगे, वी हैव टू फोकस ऑन डोमेस्टिक टूरिज्म, जैसे अभी चलता है उसको बढ़ाने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया मंजूर पख्तून साहब। इफेक्ट है क्योंकि जब आना चाहते हैं नहीं आते, तो उनकी बड़ी रुकावटें होती हैं, वो एक तरफ से है। लेकिन हाई एंड टूरिस्ट यूएस से नहीं आएगा तो एक बड़ा सवाल है। लेकिन दूसरे एंगल से देखें तो मकामी सयाह और लोकल टूरिस्ट का आना जो है वो लगातार जारी है, वो अच्छी मस्बत पहल है। लेकिन ज़रूरत ये है कि इस तरीके की जो मनफी बयान आते हैं ये ना आए। ये सियासी बहास पर भी कहा जा रहा है। उमर अब्दुल्ला का भी कल रात देर एक ट्वीट इस पूरे मामले पर आ चुका है। बढ़ते हैं जी आगे, ज़रा फटाफट से एक और खबर की ओर आते हैं और बात करते हैं इलीगल माइनिंग की। और आपको याद होगा कि लगातार हमने भी आपको कई बार इस तरह की खबरें दिखाई और बताई होगी, रिपोर्ट्स, कि किस तरीके से गैर कानूनी तौर पर मादनियात को निकाला जाता है दरियाओं से, नदी नालों से, और उसे डंप किया जाता है, बेचा जाता है, और ये सब कुछ सरकार की नाक के अंदर भी होता है। अब जाकर इन तमाम मामलात का नोटिस लिया गया है, और नोटिस लिया है जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट ने अज खुद। और इन तमाम खबरों का नोटिस लेने के साथ ही अब बाज़ाब्ता तौर पर इलीगल माइनिंग जो मुख्तलिफ दरियाओं और नदी नालों के अंदर हो रही है, इस पर सख्ती बरतने का फैसला लिया है। और माफ़ कीजिएगा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इस पूरे मामले पर सख्ती के साथ देखा है, और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT ने इसका सोमो मोटो लिया है
और जब ये सोमो मोटो लिया है तो नोटिसें जारी हुई है मिनिस्ट्री फॉर एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट को, न सिर्फ मिनिस्ट्री फॉर एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट को बल्कि 3 जिलों के डिप्टी कमिश्नर्स को भी ये नोटिस जारी कर दिया गया है और ये साफ कर दिया गया है कि आपने अपनी डिटेल रेस्पॉन्स जो है 9 अक्टूबर से पहले जमा करानी होंगी। सोमो मोटो लिया गया है जी उन तमाम मीडिया खबरों का जिनमें इलीगल माइनिंग मुख्तलिफ दरियाओं के अंदर, वाटर बॉडीज के अंदर कहीं जा रही हो रही थी और अब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जिसे आप NGT कह रहे हैं, उन्होंने नोटिस जारी किया मिनिस्ट्री फॉर एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज को और 3 डिप्टी कमिश्नरों को जिनमें पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जम्मू कश्मीर को और पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी PCCs को, और ये डायरेक्ट किया है कि जनाब आप सारे हैं अपनी रिपोर्ट 9 अक्टूबर सन 2024 से पहले जमा कराएं। अब ये कहां पर जो नोटिस जारी की गई है, इनमें सांबा है, इनमें कठुआ है और साथ साथ गांदरबल कश्मीर है। 3 डिप्टी कमिश्नर जिनके नाम हमारे सामने हैं। मजीद क्या कोई डिटेल्स है सीधे अपने नुमाइंदे के पास चलेंगे। इमरान नाइक को हमारे साथ फोन लाइन पर है। इमरान जरा अपडेट करें, गैर कानूनी तौर पर मादनियात निकालने का मामला है, माइनिंग का मामला है, NGT ने अब इस पूरे मामले का संजीदा नोटिस लिया क्योंकि हम देख रहे हैं कि अक्सर जगहों पर गैर कानूनी तौर पर खुदाई हुई है, काफी ज्यादा नुकसान भी हुआ है और 3 डिप्टी कमिश्नर समेत कुछ अफसरों के नाम नोटिस जारी हुआ है। क्या कोई डिटेल है आपके पास? जी बिल्कुल, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT ने जम्मू कश्मीर में गैर कानूनी कानकनी यानी इलीगल माइनिंग के इंकशाफात पर आज खुद नोट्स लेते हुए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, 3 डिप्टी कमिश्नर्स, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और जम्मू कश्मीर पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी को नोट्स जारी करते हुए 9 अक्टूबर 2024 तक जवाब दाखिल करने की हिदायत दी है। ये इंकशाफ हुआ है कि जम्मू के सांबा और कठुआ अजला और कश्मीर वादी के गांदरबल जिला में मुख्तलिफ दरियाओं और आबी जखायर में गैर कानूनी कानकनी की जा रही है, जिसकी वजह से माहौलियाती खतरात पैदा हो गए हैं। गैर कानूनी कानकनी से दरियाओं में पानी की सतह कम हो गई है, जिसकी वजह से मकामी लोगों को पानी की किल्लत का सामना है क्योंकि इनके हैंड पंप खुश्क हो गए हैं। मजीद ये दावा किया गया है कि मुख्तलिफ मकामात पर माफिया ने पुलों के करीब खुदाई शुरू कर दी है, जिससे पुलों को खतरा लाहक है। यहाँ तक कि चरागाह की जमीन से मिट्टी भी गैर कानूनी तौर पर भेजी जा रही है। NGT ने मुशाहिदा किया है कि पिछले 3 सालों में कानकनी के मवाद ले जाने वाले गाड़ियों के हादसात की वजह से 15 अफराद हलाक हो चुके हैं क्योंकि इन गाड़ियों की जांच नहीं हो रही है जो इनके गुंजाइश से दुगना माइनिंग मटीरियल ले जा रही है। ये मामला 2016 के सस्टेनेबल सैंड माइनिंग की गाइडलाइंस और 1986 के एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट की खिलाफ वर्जी की निशानदेही करता है। आज खुद नोट लेने के इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए NGT ने सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जम्मू कश्मीर पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, डिप्टी कमिश्नर कठुआ, डिप्टी कमिश्नर सांबा और डिप्टी कमिश्नर गांदरबल को नोटिस जारी किए हैं ताकि वो आइंदा समाअत की तारीख 16 अक्टूबर 2024 से कम 1 हफ्ता कबल अपने जवाब दाखिल करें। ये काबिल जिक्र है कि जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में हुकूमत के सख्त इकदाम के बावजूद गैर कानूनी कानकनी जारी है। माफिया ने कुछ इलाकों में दहशत का राज कायम रखा है और जो लोग इनके खिलाफ आवाज उठाते हैं इन्हें हरासा करते हैं। गैर कानूनी इलीगल माइनिंग ने माहौलियाती खतरात पैदा किए हैं और अब नबातात और हैवानात को भी मुतासर किया है। तो इस पूरे तनाजुर में अब NGT ने बाज़ाब्ता तौर पर इसका नोटिस लिया है और 9 अक्टूबर 2024 तक जवाब दाखिल करने की इन इदारों को हिदायत दी है। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान नायक को श्रीनगर से तफसीलात फराहम कर रहे थे, जहां पर गैर कानूनी कानकनी का मामला, उसके साथ साथ ही NGT की जानिब से उन्होंने आज खुद नोटिस लिया और नोटिस जारी करते हुए उनसे तफसीलात भी तलब किया। बढ़ते आगे बात जरा करगिल की करते हैं। आज विजय दिवस की 25वीं बरसी है, यानी कि करगिल जंग के 25 साल मुकम्मल हो चुके हैं और आज वहां पर एक बड़ी तकरीब द्रास के अंदर जो करगिल वार मेमोरियल है वहां पर आज बड़ी तकरीब जहां पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी उनका दौरा होगा और वहां पर वो फौजी जवान जो जामबाग फौजी जवान है उन्हें आज खराज अकीदत भी पेश करेंगे और उसके साथ साथ ही शिनकल्ला चैनल प्रोजेक्ट का उसके काम का इफ्तिताह भी उनकी जानिब से किया जाएगा। और आज इस करगिल ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरह से वहां पर उस जो करगिल वार मेमोरियल है वहां पर
मेहमानों का आना भी शुरू हो चुका है और कुछ ही देर के बाद वजीर आजम वहां पर पहुंचेंगे, जिसके बाद ही बाज़ाब्ता तौर पर इस तकरीब की शुरुआत होगी। 5 अगस्त सन 2019 के बाद पहला दौरा जम्मू लद्दाख का होगा वजीर आजम साहब का, और वजीर आजम जब जहां पर जाएंगे वॉर मेमोरियल पर अपना खराज अकीदत वहां पेश करेंगे। लेकिन उससे कबल एक अहम तरीन टनल का पहला ब्लास्ट, यानी जहां पर पहला ब्लास्टिंग होगी वो भी करेंगे। सिंकुम ला टनल ये अहम तरीन एक टनल है, वर्चुअली इस टनल का पहला ब्लास्ट भी किया जाएगा। और ये टनल जो है वो तामीर हो रही है सतह समंदर से 15,800 फीट की बुलंदी पर, और नीमू पदम द्रासा रोड जो है वहां पर इस टनल को बनाया जा रहा है। और ये टनल हाईएस्ट टनल होगी पूरी दुनिया के अंदर, ऑल वेदर कनेक्टिविटी, यानी हर मौसम में यहाँ पर कनेक्टिविटी होगी। इस तरीके की ये टनल बनाई गई और दुनिया की सबसे बुलंद तरीन टनल, यानी ऊंचाई पर जो टनल होगी यहाँ पर एक रिकॉर्ड भी बनने जा रहा है। और उसी की फाउंडेशन ब्लास्ट आज प्रधान वजीर आजम साहब जो है वो करने जा रहे हैं। तकरीबन 9:40 के आसपास वजीर आजम द्रास पहुंचेंगे और उसके साथ ही ये तकरीबात का सिलसिला भी आगे बढ़ेगा। पिछले 2 दिन से लगातार द्रास के अंदर जो है वो विजय दिवस की तकरीबात हो रही हैं। और कल हमने देखा कि साबिक फौजी जनरल्स, फौजी जवान, उनके अहल खाना वहाँ पर मौजूद थे और रात देर के उन्होंने दिए जलाए हैं, खुसूसी तकरीबात में हिस्सा लिया है। और आज वजीर आजम इन पहाड़ों के बीच बनाए गए वॉर मेमोरियल के अंदर आएंगे, जहां पर एसपीजी और सिक्योरिटी ने पहले ही पूरा मामला जो है वो थमा दिया। हमारे नुमाइंदे ने थोड़ी देर पहले ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट भेजी है। मोहम्मद इसाक मौजूद है ग्राउंड जीरो पर, देखते हैं क्या कुछ उनके पास रिपोर्ट के अंदर है। करते हैं, स्वागत करते हैं। करगिल विजय दिवस के 25 साल मुकम्मल हो चुके हैं। ऑपरेशन विजय जो हैं वो कामयाब होकर 25 साल मुकम्मल हो चुके हैं। और इस साल रजत जयंती के मेगा जो इवेंट हैं वो करगिल वॉर मेमोरियल द्रास में कल से लगातार जारी है। और इस वक्त हम वॉर मेमोरियल द्रास से आप तक सीधे लाइव विजुअल्स पहुंचा रहे हैं। आज लगभग 9 बजे के करीब जो हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं वो करगिल वॉर मेमोरियल द्रास में पहुंचेंगे और यहाँ पे पहुंचने के बाद जो है रिथ लाइंग सेरेमनी में हिस्सा लेंगे। तो फिलहाल आप तक लाइव विजुअल्स हम सीधे करगिल वॉर मेमोरियल द्रास से पहुंचा रहे हैं। गेस्ट का आना लगातार शुरू हुआ है, चूंकि आज के दिन जो हैं सारे जो बड़े गेस्ट्स प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और सभी तीनों जो डिफेंस के चीफ जो हैं वो शिरकत करेंगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख के गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर डॉक्टर बीडी मिश्रा और टॉप सिविल और आर्मी के ऑफिशियल्स उन्हें रिसीव करने के बाद जो हैं इसी स्थान पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आएंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप को हम सीधे विजुअल्स पहुंचा रहे हैं करगिल वॉर मेमोरियल द्रास से। और ठीक आप मेरे पीछे देख सकते हैं अमर जवान ज्योति के पास जो है रिथ लाइंग सेरेमनी में प्राइम मिनिस्टर हिस्सा लेके जो मार्टेज हैं, जो खासकर 99 वार के दौरान, ऑपरेशन विजय के दौरान जिन्होंने अपनी जान निशावर की है देश के लिए, उन्हें जो है खराज अकीदत पेश करेंगे। और यहाँ पे ठीक आप देख सकते हैं ऑपरेशन विजय के हवाले से यहाँ पे रिथ लाइंग मुकम्मल होने के बाद ठीक मेरे लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे आंख हैं जो लगभग 500 से ज्यादा नौजवान, 500 से ज्यादा जो आर्मी पर्सनल अपनी जान जो है निशावर किया था देश के लिए, शहीद मार्ग पे विजिट करेंगे। और शहीद मार्ग पे विजिट कर ठीक इस जगह पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये वो जगह है जहां पे प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो एड्रेस करेंगे गैदरिंग से एड्रेस करने के बाद जो शिंकुला टनल हैं, शिंकुला टनल का भी यहां से इनॉग्रेशन किया जा सकता है। तो करगिल विजय दिवस के 25 साल मुकम्मल हुआ है और रजत सिल्वर जुबली के हवाले से सेलिब्रेशन जो है वो लगातार जारी है। कल मार्टियर्स के जो किन हैं, वार हीरोज हैं, वार वेटरन्स हैं, उन्हें लमोचन व्यू पॉइंट पे अहम ब्रीफिंग के साथ साथ वहां पे फैसिलिटेशन किया गया। और कल शाम यहाँ पे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के द्वारा जो वार विडोज हैं, मार्टियर्स के, उन्हें यहाँ पे सम्मानित किया गया अमर जवान ज्योति के सामने। और साथ ही साथ साउंड और लाइट शो भी रखा गया था। और आज करगिल विजय दिवस के
25 साल मुकम्मल होने के बाद सेलिब्रेशंस लगातार जारी है और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यहाँ पे पहुंचने के बाद जो है रिथलाइंग सेरेमनी में चलिए, मोहम्मद इसाक ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दे रहे थे कि तकरीबन 9:40 के आसपास प्राइम मिनिस्टर साहब यहां पर पहुंचेंगे, जिसके बाद बैक टू बैक कई तकरीबात का एहतमाम होगा। 25 साल मुकम्मल हो गए हैं और इस ज़मन में आज वज़ीर आज़म लद्दाख के दौरे पर है, एक रोज़ा दौरे पर। GD मिश्रा साहब जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, एडवाइजर टू लेफ्टिनेंट गवर्नर और दीगर इंतजामिया के आला अफसरान पिछले 2 दिन से लगातार कैंप किए हुए हैं इस इलाके के अंदर, ताकि इंतजामात पूरी तरह से मुकम्मल हो सके। छोटा सा ब्रेक होगा यहाँ पर, ब्रेक के उस पार आएंगे, जरा बात ड्रग्स की बताएंगे आपको, मंशियात की भी बताएंगे आपको और एक सियासी खबर भी आपको बताएंगे। आप बने रहेगा, मतलब छोटे से ब्रेक के बाद मुलाकात। ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है नाजरीन। प्रोग्राम के एक और पड़ाव में हम दाखिल हो चुके हैं। अब जरा बात सियासत की करते हैं और सियासत में बात करेंगे कांग्रेस की। 28 जुलाई रवा माह की 28 तारीख को अब कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो जम्मू कश्मीर की है, एक अहम इजलास मुनक्कद होने जा रहा है और जिसके साथ साथ ही असम्बली इंतखाबात और दीगर कई मामलात पर बातचीत होगी। और जराए का कहना है कि असम्बली इंतखाबात के साथ के हवाले से हिकमत अमली तय की जाएगी। 28 जुलाई को जम्मू कश्मीर कांग्रेस वर्किंग कमेटी का एक इजलास मुनक्कद होगा और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि एक इत्तेहाद के हवाले से फैसला लिया जा सकता है। और खबर आ रही है कि PDP ने 22 और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 3 सीटों की ऑफर की है और उसके साथ साथ ही इत्तेहाद के हवाले से एक बड़ा फैसला भी लिया जा सकता है। यानी कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो सियासत है काफी अब तेज होने वाली है। जब ये इत्तेहाद कायम होगा तो इत्तेहाद के बाद ही अब जो हिज़्ब इक़्तिदार या हिज़्ब इख्तिलाफ दीगर जमातें उनकी जानिब से क्या कुछ हिकमत अमली अपनाई जाएगी। लेकिन फिलहाल 28 जुलाई को कांग्रेस की जानिब से एक बड़ा इजलास मुनक्कद होने जा रहा है। पार्टी राय के मुताबिक 28 जुलाई को जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का वर्किंग कमेटी का इजलास तलब किया गया है। इजलास की सरबराही प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट, वर्किंग प्रेसिडेंट, तमाम जनरल सेक्रेटरी साहिबान और दीगर लोग कर रहे हैं और इस दौरान असेंबली इंतखाबात के हवाले से हतमी हिकमत अमली को तरतीब देने की भी कोशिश की जाएगी। इस भी जो इतला और खबर हमारे पास है वो यही है कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और कांग्रेस के बीच में राब्ता है, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की लीडरशिप के बीच में भी राब्ता बना हुआ है। इत्तेहाद के साथ चुनाव लड़ा जाए और सीट शेयरिंग किस तरीके की हो, एक सवाल यह भी है। तो फिलहाल बात यह सामने आ रही है कि दोनों पार्टियां अपने अपने तरीके से कांग्रेस को लूप इन करने की कोशिश में है और कांग्रेस के साथ अगर PDP का इत्तेहाद होता है तो खबर यह है कि 12 निशस्तों पर कांग्रेस भी इंतखाबी दंगल में उतर सकती है सूबा कश्मीर के हवाले से। और इसी तरीके से अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो फिलहाल खबर यह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना हाथ काफी ज्यादा टाइट रखा है, 3 से 5 सीटें देने का फैसला ले लिया है। हतमी फैसला तो बाद में होगा, लेकिन फिलहाल जो जराया हमें खबरें बता रही हैं वो यही है कि 28 तारीख को इजलास होगा, कई फैसले लिए जाएंगे। ताहम कांग्रेस आला क़यादत ने जम्मू कश्मीर कांग्रेस कमेटी को यह इख्तियार दिया है कि वो इत्तेहाद के हवाले से एक हिकमत अमली तरतीब दें और जहां पर उन्हें मजबूती नजर आए उसी के साथ आगे भी बढ़ा जाएगा। तो कहीं ना कहीं दिल्ली की भी हरी झंडी है। अब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लीडरों पर यह होगा कि वो किस तरीके का इत्तेहाद बनाएंगे। अगर यहां पर इत्तेहाद अलग होता तो फिर इंडिया अलायंस वाला जो इत्तेहाद था उसका क्या होगा, एक बड़ा सवाल ये भी है। तो ये थी खबर जनाब कांग्रेस के हवाले से, जहां PDP नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने अपने तरीके से अपने पत्ते कांग्रेस के सामने खोल रही है। अब जरा बात मंशियात की भी करते हैं, क्योंकि मंशियात की दलदल में हर दिन कोई ना कोई नई खबर आती है। लेकिन अब जो खबर हम आपको बता रहे हैं वो ये भी बता रहे हैं कि किस तरीके से गैर कानूनी तौर पर मंशियात में फंसे लोगों से पैसा भी लूटा जा रहा है और गैर कानूनी तौर पर इदारे भी चलाए जाते हैं। और उन इदारों के अंदर अब ये पहला मौका नहीं है, बल्कि मुसलसल दूसरी खबर ये है जम्मू सूबे से,
जहां पर मौत भी वाक़ा हुई है। जी नाजरीन, बात कठुआ की करते हैं। कठुआ के ड्रग डी एडिक्शन सेंटर के अंदर नौजवान की मुश्तबा तौर पर मौत हुई है और इस नौजवान की मौत के बाद ही जो सेंटर का ऑपरेटर है वो वहां से फरार हुआ है। पुलिस उसकी तलाश है, मामला दर्ज किया है और साथ ही साथ तहकीकात भी दर्ज कर दी गई है, क्योंकि जो अफराद खाना है उस नौजवान के घर वाले हैं, उन्होंने इल्जाम लगाया है कि ड्रग डी एडिक्शन सेंटर के अंदर उनके साथ मारपीट, मुबैना मारपीट हुई और मारपीट की वजह से उनकी मौत हुई है। और जब नौजवान की मौत की इत्तला घर वालों को दी गई है तो घर वाले भी वहां पर पहुंचे ड्रग डी एडिक्शन सेंटर के पास, पुलिस भी वहां पर पहुंची और जब उस ऑपरेटर और दीगर जो वहां पर काम कर रहे थे ड्रग डी एडिक्शन सेंटर के अंदर, वो वहां से फरार हुए हैं। पुलिस उसकी तलाश में है और साथ ही साथ उस नौजवान की लाश को जीएमसी जो कठुआ है वहां पर उसे लाया गया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जो कठुआ से सामने आई है, जहां पर ड्रग डिटेक्शन सेंटर डीडीसी गैर कानूनी तौर पर चल रहा था, यह मैं लगातार बता रहा हूं आपको, और पंजाब के नौजवान की वहां पर मौत हुई है। क्योंकि इत्तलात और खबरों के मुताबिक पंजाब के नौजवान और जम्मू कश्मीर के कुछ नौजवान यहां पर इलाज खुद को करवा रहे थे जो ड्रग एडिक्ट्स थे, लेकिन वहां पर मारपीट हुई है, उसके बाद एक की मौत हुई है। और चीफ मेडिकल ऑफिसर कठुआ के मुताबिक ये ड्रग सेंटर जो था ये इलीगल ऑपरेट हो रहा था और सिर्फ एक ही ड्रग सेंटर को बाकायदा तौर पर वहां पर परमिशन दे दी गई है, ड्रग डी एडिक्शन सेंटर को परमिशन दे दी गई, बाकी जितने भी मेंबर ये सेंटर चल रहे हैं वो इलीगल चल रहे हैं। मोटा पैसा यहां से बनाया जा रहा है। ये वो लोग हैं जिनका सब कुछ लुट चुका होता है और उन्हें आखिरी उम्मीद होती है कि इन सेंटर से कहीं ना कहीं उन्हें राहत मिले, लेकिन अब सूरत हाल यह है कि इन सेंटर्स के अंदर भी सूरत हाल तशवीशनाक बन रही है। आपको याद होगा रजौरी के अंदर हमने देखा था कि सेंटर के अंदर ही ड्रग्स पहुंचाए जा रहे थे। फिर इसी हीरानगर, कठुआ और आसपास के इलाकों के अंदर भी सूरत हाल को हमने देखा था कि किस तरीके से यहाँ पर सेंटर गैर कानूनी तौर पर बनाए गए थे। एक सेंटर को मिसमार भी किया था। अब ये दूसरी बार ये मामला जो है वो सामने आया। मजीद डिटेल सुनेंगे, हमारे नुमाइंदे भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, क्या कुछ डिटेल उनकी है और कुछ साउंड बाइट्स है, फटाफट से उसको प्ले करते हैं। उसके बाद जरा कहानी कश्मीर की भी आपको सुनाते हैं। मैं तो जलंधर में रहती हूँ, मेरा भाई है। ਤੁਹਾਡਾ ਸਕਾ ਭਾਈ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ? ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭੇਜਣ? ਕੀ ਨਾਮ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਹੋਇਆ, 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਕਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਨਿਊ ਲਾਈਫ ਦੱਸਦੇ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਆਇਆ ਸੀ ਦਾਖਲ ਕਰਾਂ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਲੈਣ ਆਏ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ, ਇਹ ਖੁਦ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਕੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀ? ਹਾਂਜੀ, ਰੱਖਦੇ ਉਹੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੇਅਰ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚਲੋ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡੂਗਾ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਮਾਰ ਹੀ ਦੇਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਫੋਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਪੇਮੈਂਟ ਪਾ ਦਿਓ ਕਿ 1 ਮੰਥ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਕੁਝ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ 10:30 ਵਜੇ 11 ਵਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ। ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ? ਉਹੀ ਲੋਕ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ ਹਸਪੀਟਲ। ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉਹ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪੁੱਜੇ? ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਵੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ। नशे को लेकर एक तरफ युवा पीढ़ी पूरी तरह से नशे में जकड़ी हुई है, उसी को लेकर आज कठुआ में एक और युवा की मौत हो गई है। मौत का मामला संदिग्ध बताया जाता है। एक लाइफ केयर के नाम से चलने वाला ड्रग एडिक्शन सेंटर कठुआ के हटली मोड़ के इलाके में स्थित था। वहाँ पर एक युवक की रहस्यमय तरीके से मौत होने के बाद परिजनों ने आकर बवाल मचा दिया। परिजनों का कहना था कि ये उनका बेटा पिछले माह 24 तारीख को इस डी एडिक्शन सेंटर में आया था। कल रात को उन्हें सूचना दी गई कि उसकी मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि उसकी मौत जो डी एडिक्शन सेंटर चलाने वाले लोग हैं उनके द्वारा। जनाब, ये तो थी कहानी उस सेंटर की जहां पर उम्मीद के साथ वालिदैन ने उस बेटे को लाया था कि वो वहां से रूबसेहत होकर बाहर आएगा। मारपीट हुई है, मौत हुई है, पुलिस ने कार्रवाई की है, लेकिन सवाल ये है कि इस नाम पर भी धंधा किया जा रहा हो। धंधा बाहर के लोग ही कर रहे हैं, फिलहाल इस तरीके की खबरें ने स्टेट के बाहर के लोग ही ये सारा कुछ चला रहे हैं यहाँ पर। लेकिन सवाल ये तो कठुआ का था, लेकिन एंटायर जम्मू कश्मीर की सूरत हाल क्या कुछ है। हर दिन नए केसेस सामने आ रहे हैं और हर दिन ये खबर आ रही है कि कहीं ना कहीं से ड्रग्स मिल रही है, नौजवान इसकी दलदल में फंस रहा है और मुसलसल ये सूरत हाल लगातार बनी हुई है। ड्रग लेने का सिलसिला जम्मू कश्मीर के अंदर लगातार जारी है।
ड्रग्स आसानी के साथ अवेलेबल है, ये वालिदैन का मानना है, और इंतजामिया पर इंतहाई संगीन इल्जामात लग रहे हैं। ये तस्वीरें काफ़ी वायरल है, पिछले 24 घंटों के दौरान ब्लर के साथ, मोज़ेक के साथ हमने आपके सामने रख दी है। लेकिन सवाल ये है कि ये देखिए नौजवान किस तरीके से दिन दहाड़े में शहर श्रीनगर का एक बड़ा पॉश एरिया है, बेमना के आसपास का इलाका है, जहां पर इस तरीके की तस्वीरें सामने आई हैं। और ये रिवायती तौर पर वो जो ड्रग्स लेते हैं यहाँ पर, और फिर आप देखेंगे कि किस तरीके से ये दीवार को फांदकर भाग भी जाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि इंतज़ामिया की आंखों के सामने ये सब कुछ हो रहा है, नंबर 1। सिविल सोसाइटी के आंखों के सामने ये सब कुछ हो रहा है, मजहबी जमातों के सामने ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन सब खामोश है। एक पहलू ये है इस खबर का। और दूसरा पहलू ये है कि हमारी सियासी जमातें जो हर छोटे से मसले को भी एक बड़ा मसला बनाकर पेश करते हैं, इस बड़े मसले पर खामोश क्यों है? इस बड़े मसले पर पब्लिक ओपिनियन को क्यों नहीं इन्वॉल्व करते हैं? पब्लिक मास मूवमेंट उन लोगों के खिलाफ क्यों नहीं पैदा करते हैं जो रियासत के नौजवानों को इस दलदल में इस वक्त धकेल रहे हैं? ये तस्वीरें बहुत कुछ बयान कर रही हैं कि यही वो लोग फिर क्राइम की ओर जाते हैं, यही लोग फिर अपने आप को बचाने की भी कोशिश करते हैं। तो कुल मिलाकर ये तस्वीर आपके सामने, कुछ ग्राफिक्स भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन आज तक बड़ा सवाल ये भी है कि पेडलर्स पकड़े गए, ऐसा नहीं कि नहीं पकड़े जाते हैं, छोटे छोटे लोग पकड़े जाते हैं, कुछ ड्रग्स पकड़ी जाती है, लेकिन शायद ही हमारे पुलिस सरबराह, हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब या लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कभी इस बात का खुलासा पेश किया हो कि जनाब आज हमने एक बड़ा गिरोह पकड़ा है और गिरोह के सरगने को पकड़ा है, जिसकी तार न सिर्फ जम्मू कश्मीर के अंदर, मुल्क की दीगर रियासतों के अंदर, बल्कि सरहद पार तक भी जाती है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें वहाँ से भी आ रही हैं, इसका भी हमें एतराफ़ है। लेकिन आज तक भी कोई ऐसा आदमी नहीं पकड़ा गया, कहा गया हो कि ये है मास्टरमाइंड इस केस का, जिसने बाहर से लाई थी, इन लोगों को बांटी थी और सबको एक लाइन में खड़े करके अवाम के सामने रखा जाता है। नो डाउट कि छोटे छोटे पेडलर्स की मकानों को भी कुर्क किया जा रहा है, सील किया जा रहा है, लेकिन सूरत हाल ये है कि ड्रग सेंटरों के अंदर भी अब सूरत हाल तब्दील हो रही है। बाहर सूरत हाल ये है जो आपके सामने है। हमारे साथ डॉक्टर सोलिया खान साहिबा है, काउंसलर है एक मकामी अस्पताल के अंदर, जहां पर इस तरीके के मर्ज का इलाज किया जा रहा है। ड्रग एडिक्शन सेंटर वहां पर ये चला रही हैं और बराबर ये उन लोगों के राब्ते में है जो ले रहे हैं, उन वालिदैन के राब्ते में है जो इससे परेशान हाल हो चुके हैं। डॉक्टर सोलिया, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए हमारे साथ और वक्त निकालने के लिए। मामला इंतहाई हसास है। कठुआ की तस्वीर आपके सामने है कि सेंटर बनाया गया, पता लगा वो फर्जी सेंटर और पैसा ऐंठने का एक सिलसिला बना है। दूसरी तरफ से कश्मीर प्रोविंस की जब मैं बात करता हूँ, न मेरी माएँ, न मेरी बहनें, न मेरी बेटियाँ, न मेरे भाई महफूज हैं, और मुसलसल एक सकूत तारी हुआ है, खामोशी तारी हुई है, जिसकी वजह से सूरत हाल इंतहाई खौफनाक बन रही है। आप कंटिन्यूसली इन पेशेंटों को देख रही हैं, वालिदैन को देख रही है, क्या कुछ सिचुएशन है अभी, किस तरीके के हालात हैं? आपने ये मुहिम चलाई हुई है, हम पिछले 2-3 दिन से लगातार आपकी न्यूज देख रहे हैं और आप जिस तरीके से इसको लोगों को एजुकेट और अवेयर कर रहे हैं, कमेंडेबल जॉब which you guys are doing। अभी कटवा की न्यूज देखी आपके ही चैनल के माध्यम से देखी, एंड इट इज वेरी सैड, और दुख हुआ ये जानकर कि जिन घर वाले उम्मीद से, क्योंकि उनकी सारी उम्मीदें टूट चुकी होती है, फिर जिस उम्मीद से वो किसी इदारे में जाते हैं कि शायद उनका बच्चा यहाँ से ठीक होके आए और वहाँ उसकी मौत की खबर आए, तो ये बहुत दुख की बात है। तो हम एम्पैथाइज ही कर सकते हैं, क्योंकि वो जो दर्द है वो हम महसूस नहीं कर सकते जो इस वक्त उस फैमिली के साथ हो रहे, क्योंकि हम देखते हैं, हम लोग बोलते हैं कि ये एक ड्रग डीलर है या पेडलर है या विक्टिम है तो ये सिर्फ उस तक महदूद है, नहीं, ये हमारी गलत फहमी है। उसके घर में चाहे 4 फर्द हो या 2 फर्द हो या माँ बाप ही सिर्फ क्यों ना हो, वो भी उसकी अजाब से गुजरते हैं जिस अजाब से वो लड़का गुजरता है। इनफैक्ट मैं कहूँगी वो इससे ज्यादा अजाब में होते हैं, क्योंकि उनको वो रोज टॉर्चर अपने बच्चे का देखना पड़ता है, उनकी वो सिस्कियां, बेबसी, हम सब बेबस हो चुके हैं इस मामले में। अगर मैं कहूँ
माँ बाप तो बेबस है ही, मुझे लगता है शायद सिस्टम भी बेबस हो चुका है, क्योंकि सिस्टम तो कुछ कर ही नहीं रहा है। हमारी सिविल सोसाइटी बेबस हो गई। आपकी ये वीडियो देखी हमने कि जहाँ पे 2 लड़के इस वक्त चरस ले रहे, ये सिर्फ एक ही वीडियो नहीं है, ऐसी वीडियो हमें दिन में 1000 सर्कुलेट होती है हर एक एरिया से। मैम यहाँ चरस मिल रहा है, यहाँ ये लोग आते हैं। ये पॉश से पॉश एरिया में हर दिन का, हर रोज का काम है। अगर हमारी सिविल सोसाइटी भी सोई है, पुलिस भी सोए है, हमारे जो मोहल्ले वाले या पड़ोसी वाले वो भी सोए हैं, हम सब बेहोश है। मुझे लगता है शायद ये ड्रग एडिक्ट वाले ही लड़के जो जागे हैं और शायद तलाश करते रहते कि कहाँ से हमें ड्रग या कहीं से चरस मिल सके। बाकी फैमिलीज बेबस है, शायद एडमिनिस्ट्रेशन भी अब बेबस हो चुकी है, और ये हर दिन बढ़ेगा, कब नहीं होने वाला। डॉक्टर स्वालिया खान साहबा, चूंकि आप काउंसलर हैं, आपके पास बच्चे आते होंगे, कोई ऐसी केस हिस्ट्री जो ये साबित करने में कामयाब हो कि ये एक्सेस जो एक्सेस है ड्रग्स की और ये काफ़ी इजी है, उतना सख्त नहीं है? क्योंकि काफ़ी जब हम एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर देख रहे हैं ना, हमने जी बहुत कटेल किया इसको, अब उतना आसान नहीं है। लेकिन जब मैं श्रीनगर की गली नुक्कड़ों में देखता हूँ, उन माँ बाप से बात करता हूँ जो विक्टिम्स हैं, तो मेरे रोकड़े खड़े हो जाते हैं और फिर मैं भी सवाल पूछता हूँ कि आखिर इतनी बेबसी क्यों? क्योंकि बाहर एक गिद्ध समझते हैं ना आप, गिद्ध की तरह ये सारे जितने भी इस वक्त इसमें यूजर्स है, विक्टिम्स है, पेडलर्स है, नए नए बच्चों को नए नए शिकार ढूंढते रहते हैं। अगर हमारा बच्चा यहाँ से ठीक होके निकलता भी है, उसको वापस से ढूंढेंगे, वापस से शिकार बनाएंगे, वापस से विक्टिम बनाएंगे, क्योंकि ये एक चैनल है और हम 1000 बार बोल चुके हैं, इट इज ए नेवर एंडिंग चैनल। ये एक चेन बन चुकी है। अगर इस वक्त 6 लाख ही या 6000 ही मैं एग्जाम्पल बोलूं, 6 लाख बच्चे इन्वॉल्व है, वो 6 लाख बच्चे फिर 6 लाख बच्चों को इन्वॉल्व करेंगे, फिर वो 12 लाख बन जाएगा, 12 लाख बच्चे फिर और 12 लाख बच्चों को इन्वॉल्व करेंगे, क्योंकि उनको नशा करना है, पैसा लाना है। इसीलिए दे विल ट्राई कि ये नंबर बढ़े और उनका मार्केट बढ़े, ये पैसा कहीं ना कहीं से अरेंज हो और ये ड्रग सर्कुलेट होता रहे। इट इज अ माफिया, इट इज अ बिग माफिया। The whole world economy runs on drug money, ये हमें पता है। वही कश्मीर में हो रहा है इस वक्त, जितना पैसा यहाँ पे आ रहा है वो ड्रग से आ रहा है, ये एवरीबडी नोज, ये एक बिजनेस है। अगर मैं इसको बोलूं तो एक धंधा है यहाँ पे। तो इसीलिए अगर आपको लगता है कि आपके 2 बच्चे ठीक है, एक बच्चा डेफिनेटली आपका खराब होगा। कि अगर हम बार बार बोलते हैं मोहल्ले में अगर एक बच्चा खराब है और उसी मोहल्ले में 50 बच्चे और हैं, आप हमसे लिखवा के नीचे वो 50 बच्चे फिर इसमें मुलव्वस हो जाएंगे, क्योंकि वही एक बच्चा अपने ड्रग की लत में, अपने ड्रग को एक्सेस करने की चक्कर में उन 50 बच्चों को इन्वॉल्व इसमें कर देगा, क्योंकि ये एक चेन है। तो डॉक्टर साहबा एक चीज़ और जानना चाहूँगा, एक तो जिस तरह से इसमें केसेस बढ़ रहे हैं, क्या ये इजीली एक्सेस हैं गांव देहात के अंदर, मार्केट के अंदर, और इसमें जो ट्रैप होते हैं, जो बच्चे अलग अलग आए रोज़ हम देख रहे हैं कि इसकी तादाद इजाफा हो रहा है, उसमें ट्रैप हो रहे हैं। और दूसरा, चाहे सिविल सोसाइटी की बात करेंगे या दीगर जो मुतल्लिका हुकाम है, पुलिस या दीगर इंतजाम के लोग, इस पर कहीं ना कहीं जो कार्रवाई करनी है वो नहीं हो रही है, जिसकी वजह से केसेस आए रोज बढ़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जो कार्रवाई होनी चाहिए वो नहीं होती, हमारी सिविल सोसाइटी से भी नहीं हो रही है। पुलिस में बताऊंगी, पुलिस को हम बार बार बोल चुके हैं कि दे आर नॉट वेल इक्विप्ड, उनके पास रिसोर्सेज उतने हैं, लेकिन जितनी उनकी मदद करनी चाहिए, जो फैमिलीज उनके पास जाती है, जो असिस्टेंस उनको प्रोवाइड करनी चाहिए, वो अच्छे से प्रोवाइड नहीं होती है। सिविल सोसाइटी में हम एक एग्जाम्पल देंगे, अगर आपके मोहल्ले में कोई बच्चा ड्रग एडिक्ट है और उसे इलाज पहुंचाने की जरूरत है, वो लोग कहते हैं कि इसका इलाज फ्री हो जाना चाहिए। फ्री इलाज कहीं नहीं होता है। गवर्नमेंट अस्पताल में भी 20 रुपए की पर्ची कटती है। अगर हम वही इस सिविल सोसाइटी को दे, अगर मेरी बात को बुरा मत मानिएगा, वो भी अगर हमें मस्जिदें बनानी होती है, हम बार बार बोल चुके होते हैं, अगर हमें कोई भी ऐसा रिलीजियस सेमिनार करना होता है, मस्जिद बनानी होती है, तो वो यही सिविल सोसाइटी आगे आके हर घर से एक फिक्स अमाउंट लेती है। उस टाइम पे ये एकदम फोर फ्रंट पे खड़े होते हैं सामने। लेकिन जब आपको पता है कि आपके इस मोहल्ले का एक बच्चा खराब है, उसको इलाज मार तो नहीं सकते, हम बस इलाज पहुंचा सकते हैं। अगर उसी इलाज पहुंचाने के लिए वो सिविल सोसाइटी इकट्ठा नहीं होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती है कि चलो इस बच्चे को ठीक करे, तो कहाँ की सिविल सोसाइटी, कौन सी कश्मीरियत, कौन सा नेबरहुड?
हमारा सिस्टम तो बैठा ही है, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन अगर बैठी है तो हमारा सिविल सोसाइटी क्या कर रही है, हम खुद क्या कर रहे हैं। यहाँ पे आप एक एक एरिया में जाइए, यहाँ पे एक बिजनेस बन चुका है जहाँ प्रेशर कुकर में सब्जियां पकनी चाहिए थी, उस प्रेशर कुकर में ड्रग्स की पोटलियां होती हैं और घर बुलाया जाता है, बच्चों को एकदम किचन में लगाया जाता है, तब जाके उनको दिया जाता है और चाय सर्व होती है। ये हर घर की कहानी, और उसी मोहल्ले में सबको पता है कि ये कौन सा घर है जो बिजनेस कर रहा है इस चीज का। क्या एक्शन लिया जाता है? कुछ भी नहीं। अगर पुलिस नहीं ले रही है, सिविल सोसाइटी क्या कर रही है, उसका नेबर क्या कर रहा है? नथिंग। क्या मैं इस सब चीज़ों को जानने के बाद इस नतीजे पर पहुंचूं कि मेरी सूरत हाल आज शहर की नहीं, गांव की नहीं, बल्कि एंटायर यूनियन टेरिटरी की ये है कि जो हम उड़ता पंजाब कह रहे थे एक ज़माने में पंजाब को, उसके बराबर पास पास में हम खड़े हो गए, क्योंकि 5वें नंबर पर तो हम ऑफिशियली आ चुके हैं, बल्कि मेरा ये मानना है कि हम तो उससे भी ऊपर होंगे। नियर टू पंजाब जैसी सूरत हाल हमारी है आज, और उससे भी बदतर हो जाएगी। हमारी 2 नस्लें कहीं नहीं गई है। जो अभी की सूरत हाल है उसी पे हम आपको बताते हैं कि हमारी 2 नस्लें लेके जाएगी ये। और अगर अभी इस पे और कंट्रोल नहीं हुआ, या हमने इन बच्चों को जितने भी इसमें इन्वॉल्व है उनको ठीक नहीं किया, उनको ट्रीटमेंट नहीं प्रोवाइड किया, आप फिर भूल जाइए हमारी 4 नस्लें ले जाएगी ये ड्रग एडिक्शन। डॉक्टर साहब ये बताइएगा, जो पेशेंट आपके पास आते हैं ना, क्या वो बताते हैं कि हमने कभी जी इसको रोकने की कोशिश की, एडमिनिस्ट्रेशन को बताया कि यहाँ पर है, या वालिदैन आपके साथ शेयर करते हैं कोई ऐसी स्टोरी कि हम तो गए थे जनाब एडमिनिस्ट्रेशन के पास, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के पास, कि जनाब ये लूप होल से इसको जरा प्लग करें? क्या कोई मदद वहाँ से मिली है फिजिकली आज के दिन में? अब बहुत सारे पेशेंट्स को मदद मिली है, ऐसा नहीं हम बोलेंगे कि नहीं मिली है। जैसे हमें खुद पुलिस स्टेशन से कॉल्स आती है कि एक फैमिली यहाँ आई है, बेबस है, इनको इलाज की जरूरत है, हम थोड़ी असिस्टेंस प्रोवाइड कर देंगे, क्योंकि ये बच्चे खुद से वॉलंटियरली नहीं आते हैं सेंटर्स में इलाज पहुंचाने के लिए, इनको पिकअप कराना पड़ता है या पुलिस की मदद देनी पड़ती है। तो कुछ ऐसे केसेस है जहाँ पे पुलिस की मदद मिली है, और कुछ ऐसे बहुत सारे केसेस है जहाँ पुलिस की एकदम जीरो मदद मिली है, जहाँ पे वो सामने नहीं आए, जहाँ पे फिर हमें खुद एक्शन लेना पड़ा, कि हमें खुद अपनी टीम भेजनी पड़ी कि बच्चे को लेकर आ जाओ, या बच्चा रेजिस्ट कर रहा है, बच्चा वायलेंट हो रहा है। ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स है जिनकी कहानियां बहुत दर्दनाक है, बहुत ज्यादा। एक बेचारी एक बहन की अगले दिन बारात होनी थी, उसका भाई मेहंदी पे उसका सारा दहेज लेके भाग गया, अगले दिन बहन खाली गई। ऐसी बहुत सारी स्टोरीज हैं। डॉक्टर साहब एक और चीज आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरह से आपने सिविल सोसाइटी की बात की है, या गांव देहात के अंदर, शहरों के अंदर जो बाइज्जत अजीज शहरी होते हैं, अगर वो इस तरह की बात करते हैं, कहीं ना कहीं वो डर महसूस कर रहे हैं? क्या इस तरह की भी जो इतलात है, इस तरह के भी मामले हैं, अगर वो उन नौजवानों की बात करेंगे गाँव के अंदर, उस मोहल्ले के अंदर जहां पर ये ड्रग लेता होगा, या कोई इस कारोबार में मुलविस होता है, कोई पता होता है उन लोगों को, अगर वो इनके खिलाफ बोलता है तो शायद उनको ये डर रहता है कि अगर मैंने आज बोला तो शायद मेरे बच्चों, मेरे फैमिलीज के साथ ये कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा? क्या ये भी एक मामला है? हो सकता है, ऐसा नहीं है कि हमें ये भी पता है, हो सकता है। लेकिन क्या आप अगर किसी की रिपोर्ट नहीं लिखवा के ये सोचेंगे कि मेरा बच्चा सेफ रहेगा आज, तो उसकी गलतफहमी है। ये हर घर में ये आग लगी है, बिल्कुल, और हर बच्चा इसमें मुलविस हो जाएगा अगर हम ऐसे ही खामोश रहे। अगर हमने कोई कदम नहीं उठाया, तो अगर हमें लगता है कि मेरा बच्चा इस वक्त घर पे सेफ बैठा है, तो बच्चे घर पे, आप जिंदगी भर उस बच्चे को घर पे नहीं रख सकते हो। जी। वो बच्चा इसी बाहर माहौल में जाएगा। बिल्कुल। और जो हमारा ब्रेन होता है, इट इंटरैक्ट्स विद द एनवायरनमेंट। जैसा माहौल हम अपने बच्चों को बाहर आज दे रहे हैं, आपके बच्चे वही हो जाएंगे। बिल्कुल। अच्छा जी, डॉक्टर साहब कुछ लोग मेरे ऊपर भी अब ये सवाल उठा रहे हैं कि आप जी बार बार कह रहे हैं कि हमारी माएँ, बहनें और बेटियां इस दलदल में, ये तो सिर्फ नौजवान, कुछ नौजवान है। सूरत हाल से जरा आगाह करें, क्या ये कुछ नौजवान है, या जो मेरा एदाद शुमार है वो 70 लाख से ज्यादा नौजवान है, जिनमें हमारी बेटियां भी हैं और बहनें भी हैं? शायद अभी भी समझ नहीं आ रहा है लोगों को हम कहना क्या चाह रहे हैं। 4% of that percentage is our female sisters. 70 लाख से भी ज्यादा है, 17 लाख से भी ज्यादा है, उससे भी ज्यादा है। ये लोग जो एक्चुअली लोग डिनायल में रहना चाहते हैं
क्योंकि उनको लगता है, और माँ बाप की यही गलती है, जो बच्चे हमें, जो माँ बाप यहाँ बच्चे लेकर आते हैं, उनको डे 1 पता होता है मेरा बच्चा क्या कर रहा है, लेकिन वो आखिर में लेकर आते हैं क्योंकि वो डिनाइल में रहते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं कि इस वक्त हमारी कौम सोई हुई है, दे आर इन अ डिनाइल, ये एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते कि एक्चुअली क्या हो रहा है। और जो ये डिनाइल में है उनको मैं कह रही हूँ, आप एक बार रिहैब आइए, जितने भी रिहैब आपके इर्द गिर्द है, आप आइए और इबरत खाइए कि ये हकीकत है। कोई जागना नहीं चाहता है, एवरीबडी वांट्स टू स्लीप, और कह रहा है अगर मेरे घर में नहीं हो रहा, उसकी भी गलत फहमी है। पहले वो भी अपने बच्चे का टेस्ट कराए, वो देखे कि उसका बच्चा ठीक है या नहीं है। वो छोटा सा टेस्ट होता है, यूरिन टेस्ट होता है, करवा लो आप लोग, आप देख लो, आपको हकीकत पता चल जाएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, अब जरा कंक्लूड भी मैं थोड़ा कर लूँ। अब वालिदैन अगर अपने छोटे बच्चों पर नज़र रखें और उन्हें ये समझना है कि ये है नहीं है, तो क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स है, कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो वो आज खुद करें, जाएं देखें, छोटे बच्चे इसमें लगे तो नहीं? क्योंकि कल परसों लैला कुरैशी साहिबा बता रही थी कि 7 साल बच्चा भी ड्रग्स ले रहा है और वो आपके रैब में इस वक्त भी जेर इलाज है। तो मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी 8 साल, अफसोसनाक है। 12 साल, बिल्कुल 7, 8, 10, 12, ये सारा एज ग्रुप आप ले लीजिए, और वो सब हमारे रिहैब में इलाज ले रहे हैं ऐसी। और प्रिकॉशनरी ज्यादा नहीं लेना है, प्रिकॉशनरी अपने बच्चे के साथ। सबसे पहले तो मैं अपने माँ बाप, जितने भी हमारे माँ बाप है, उनको एक रिक्वेस्ट दे रही हूँ, अपने बच्चों को वक्त दे, वक्त दे। माँ बाप की सबसे बड़ी गलती है, उन्होंने वक्त को चीजों में कन्वर्ट कर दिया है। अगर वो बच्चों को वक्त नहीं दे पाते तो उन्हें पैसे दे देते हैं या चीजें ला देते हैं, तो वो कॉम्पनसेट करते हैं अपने वक्त को उनके साथ, जो एक मेन रीजन है बर्बादी का, क्योंकि उनको बच्चों पे कोई नजर गुजर नहीं है। दूसरा, अपने घर में प्लीज एक मैंडेटरी यूडीएस रखे, वो ज्यादा महंगा नहीं आता है, एक यूडीएस रखे, ताकि अगर आप एक मैंडेटरी रूल बनाए घर पे कि जब भी आपके बच्चा आए, हफ्ते में 1 बार या हफ्ते में 2 बार उसका टेस्ट करा दे। बस यूरिन का टेस्ट है वो, आप जैसे प्रेगनेंसी टेस्ट होता है वैसे ही वो होता है, जो आप घर पे बैठे बैठे देख सकते हैं कि मेरा बच्चा कौन सा ड्रग ले रहा है, नशा कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। ये बस बेसिक 2 चीजें अगर हर माँ बाप कर ले तो हो सकता है आप अपने बच्चे को इस दलदल से बचा सकते हो। अच्छा, अब ये सेंटर्स की भी जरा बात कर लें। अभी हमने देखा कि कठुआ के अंदर किस तरीके की सूरत हाल, उससे पहले मेरे को याद है कि सांबा में बिल्डोज किया गया एक सेंटर को, इलीगल चल रही थी। अब ये जो माफिया एक और बन रहा है, बैरून रियासत से लोग आ रहे हैं, वो अपने सेंटर्स कायम करें और ये कह रहे हैं कि हम डिहाइड्रेशन सेंटर चलाएंगे, और फिर अब लाशें निकल रही हैं वहाँ से। ये भी तो खतरनाक अलाम है हमारे लिए। बिल्कुल, अगर आप गवर्नमेंट की दी हुई चेकलिस्ट फुलफिल नहीं कर रहे हो, यानी आपकी गवर्नमेंट आपको अच्छे से इंस्पेक्ट नहीं कर रही है और आप ऐसा इलीगल चला रहे हो, तो ऐसी मौतें फिर आप बहुत देखोगे। अगर आपके पास एक प्रॉपर साइकियाट्रिस्ट, फिजिशियंस और आपकी गवर्नमेंट की तरफ से बाकायदगी से एक चेकलिस्ट है जो इन रिहैब सेंटर्स को फॉलो करनी है, अगर आपके पास वो चेकलिस्ट आप फॉलो नहीं कर रहे हो तो उस इदारे को बंद करना ज्यादा बेहतर है। और रही बात ये, हम इसीलिए जब से हमने ये रिहैब खोला है, हम तब से बोल रहे हैं गवर्नमेंट को कि एक पर्टिकुलर लाइसेंस इशू करे ऐसे इदारों के लिए, एक लाइसेंस होना चाहिए बाकायदगी से। लेकिन हमारी गवर्नमेंट बार बार इस चीज में फेल हो रही है। हमें समझ नहीं आ रहा है अभी तक उन्होंने एक लाइसेंस क्यों नहीं इस चीज के लिए कोई प्रोवाइड करवाई है, क्योंकि वी फेल टू अंडरस्टैंड कि रिहैब किस कैटेगरी में आता है, किस डिपार्टमेंट में आता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सालिया खान साहिबा, काउंसलर हैं आप। बहुत शुक्रिया जिस तरीके से बेबाकी से आपने कुछ चीज़ों को पर्दा उठाया और कुछ चीज़ें आपने हमारे सामने। छोटा सा ब्रेक होगा जी, यहाँ पर ब्रेक के उस पार आएंगे तो सीधे लद्दाख चलेंगे, वज़ीर साहब वहाँ पहुँच रहे हैं, थोड़ी देर में वहाँ भी लिए चलेंगे, लेकिन छोटा सा ब्रेक होगा यहाँ पर।